माइक्रो इकोनॉमिक्स की एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी बुक एच अलूजा का चैप्टर 5 बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल कंसेप्ट और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में जो डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्टिव बनाने का काम करती है। ऑप्टिमाइजेशन इन बिजनेस डिसीजन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप इफ़िशिएंट वे से अपने बेस्ट वे से अपने काम को अचीव करना। तो बेस्ट वे से अपने काम अपने गोल को अचीव करना ही ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें इन्वॉल्व होती हैं और सोल्व की जाती हैं उन प्रॉब्लम्स को और मैक्सिमम प्रॉफिट तक लेके जाया जाता है और कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। फर्म का मकसद क्या होता है? फर्म चाहती है कि वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को लेकर जाए, वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है और जितना भी उसके ऊपर इनपुट के ऊपर जो कॉस्ट लगता है उसको वो मिनिमाइज करना चाहती है। और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ऑफ्टन मैथमेटिकल आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अक्सर मैथमेटिकल और इफ़िशिएंट डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही क्रूशियल खूब बढ़िया होती है। अंडरस्टैंडिंग फंक्शन। अंडरस्टैंडिंग फंक्शन एक फंक्शन जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन वेरिएबल के बीच में, जो दिखाता है कि एक वेरिएबल डिपेंड होती है दूसरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। मतलब क्या होती है? एक तो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है। तो x क्या है? x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कुछ भी चेंज होता है x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, देन कारण बनता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इसका इफेक्ट का। जैसे कि अगर डिमांड फंक्शन का दिखाया हुआ है, फंक्शन किसका है? वो प्राइस का। तो यहाँ पर डिमांड फंक्शन लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि अगर देख सकते हैं अगर प्राइस में कुछ चेंज होता है तो क्या होता है? अगर प्राइस में कुछ चेंज होता है तो डिमांड में कुछ चेंज देखने को मिलता है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है और डिमांड डिक्रीज होती है, ये क्या दिखाती है? डिपेंड दिखाती है प्राइस के ऊपर। मल्टी वेरिएबल डिमांड के ऊपर ये सिर्फ प्राइस के ऊपर फैक्ट वो नहीं होती, इसका ज़्यादा प्रभाव प्राइस के नहीं बल्कि और भी अदर फैक्टर इसमें अलग वेरिएबल भी डिपेंड होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है PYMTA। ये क्या है? जो PY है वो रिलेटेड गुड्स की बात करता है। PX तो हम पढ़ के आए PX के बारे में, और PY रिलेटेड गुड्स जैसे कि सब्स्टिट्यूट प्राइस, कम्प्लीमेंट्री प्राइस। जैसे सब्स्टिट्यूट मतलब अगर जैसे चाय और कॉफ़ी है, अगर चाय के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि कॉफ़ी उसकी सब्स्टिट्यूट है। कम्प्लीमेंट्री अगर जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो लोग सोचेंगे अगर पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम कार खरीद कर क्या करेंगे। तो दोनों क्या है? कम्प्लीमेंट्री है, एक के कारण दूसरे के ऊपर भी इफ़ेक्ट देखने को पड़ रहा है। M ये इनकम है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे। अगर आपका कुछ अच्छी लगती है आपको खाने में तो वो आपके टेस्ट की जो टेस्ट है वो अलग अलग प्रेफरेंस के तौर पर देखने को मिलती हैं। अगर किसी कंपनी के द्वारा बहुत ही अच्छे एडवर्टाइजिंग की जा रही है तो आप उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की, जिसमें लीनियर और पावर की बात की गई है। तो फंक्शन क्या है? ये एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है जो एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप को रिवील करती है, प्रकट करती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को, और ये डिमांड करो ऐसे जो लाइन जा रही है ये दोनों के बीच के संबंध को ये करो के द्वारा नोट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लीनियर फंक्शन क्या होता है? एक स्ट्रिक्ट फंक्शन होता है, जैसे कि उसमें कुछ पावरफुल नहीं होती, बिल्कुल एक सीधी कॉन्स्टेंट इसकी सीधे सिंपल कॉमन फॉर्म होती है ये। जैसे कि y = a + bx। तो एक कॉमन फॉर्म जहाँ a एंड b क्या है? कांस्टेंट है, निश्चित है कि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए लीनियर डिमांड फंक्शन जैसे कि यह दिया हुआ है। इस प्रकार इसमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस के बीच में।
पावर फंक्शन क्या होता है? पावर फंक्शन में इसमें पावर इंक्लूड होती है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक फॉर्म भी हो सकती है, इसमें पावर इंक्लूड होती है। जैसे कि एक्स का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें पावर क्या है? इंक्लूड है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी कन्वेक्स। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो सकते हैं? कन्वेक्स हो सकता है। कन्वेक्स होगा तो किस शेप का होगा? यू शेप के होंगे, और कन्वेक्टिव होगा तो इन्वर्टेड यू शेप के होंगे। जैसे कि स्लोप दिखाया हुआ फंक्शन का, अगर लीनियर फंक्शन का स्लोप देखने को मिलता है तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। अगर हमें नॉन लीनियर फंक्शन स्लोप देखते हैं तो उसमें जैसे कि यू शेप का दिख रहा है, तो यू शेप किसका है? कन्वेक्स का है। तो इस प्रकार के फंक्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं। लीनियर फंक्शन में पावर इंक्लूड नहीं होती, जबकि जो नॉन लीनियर फंक्शन है उसमें पावर इंक्लूड देखने को मिलती है। और जो लीनियर फंक्शन है उसमें कांस्टेंट स्लोप होता है, एक निश्चित पैमाने पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी एक्स में जो चेंज होगा, वाई में जो चेंज होगा उसके हिसाब से। और जबकि इसमें क्या है? चेंज होते रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग चेंज देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलस के रोल के बारे में भी बात की गई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैलकुलस का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसी चीज़ें इसमें शामिल है। तो आज हम डेरिवेटिव के बारे में देख रहे हैं। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव क्या होता है? चेंज होता है, किसी चीज़ में चेंज होना। जैसे कि अगर टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट से हमें मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जाना है, तो चेंज को देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाई डी एक्स ऐसे करेंगे, और क्या है? हम इसको सिंप्लीफाइड करते जाते हैं, हम उसको तोड़ते तोड़ते हम एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें इस तरह की अप्रोच को शामिल किया जाता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट इसमें फंक्शन में लिया जाता है। ये हमारे जो प्रॉफिट है, मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन को ड्राइव करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब यहाँ पर अलग अलग जो प्रोसेस हम डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के, फाइंड करने के लिए अलग अलग प्रोसेस है, उसके कुछ तरीके दिए हुए हैं। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इजक्वल टू 0, तो सिंपल मान लिया y इजक्वल टू y। पावर फंक्शन में देख सकते हैं, पावर फंक्शन में अगर पावर फंक्शन में y इजक्वल टू a x b है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? जो b है इसको आगे ले आएंगे, a हम कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ पर a यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और x और जो b है इसके साथ b -1 हो जाएगा। अब सम ऑफ फंक्शन निकालना हो तो जैसे हमसे दिया हो y इजक्वल टू एफ एक्स फंक्शन प्लस में जी एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो dy बाई डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन x का और डिफ्रेंशिएशन जी एक्स का। प्रोडक्ट फंक्शन निकालना हो तो प्रोडक्ट फंक्शन में सबसे पहले हम फंक्शन x का लेंगे, जो कांस्टेंट लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम x का, और प्लस में फिर gx लेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम x का। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फंक्शन भी दे सकते हैं। क्वांटिटी फंक्शन जिसमें y इजक्वल टू फंक्शन x बाई फंक्शन gx दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो gx है, नीचे जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर होते हैं, न्यूमिनेटर को सबसे पहले ऊपर ले लिया, फिर हम क्या करेंगे? gx करके फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस का निशान लगाकर फंक्शन x लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर है फिर उसके हम फंक्शन निकालेंगे। ऊपर तो हमारा नोमिनेटर दिया हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम डिनोमिनेटर और पहले डिनोमिनेटर का सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पर न्यूमिनेटर लेकर आएंगे, और बाद में हम जो भी हमारे पास न्यूमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी फंक्शन को सोल्व करेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो देख सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब चेन रूल। अगर किसी फंक्शन का फिर से हमें कुछ फंक्शन निकालना हो तो उस तरीके के लिए हम क्या करेंगे? dy बाई डी यू, एक प्रकार का क्रॉस सा मल्टीप्लाई देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन यही होती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो उसके लिए अलग अलग कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फंक्शन दिए हुए हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का यूज किया जाता है, जहाँ पर इसको 0 के बराबर रखा जाता है, ताकि हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को आउटपुट लेवल को ज्ञात कर सके। जैसे कि ये 0 के बराबर दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पर प्रॉफिट ये चीज़ दी, इससे हम निकाल सकते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं? इसमें डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस करते हैं। पहले मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव,
अगर जीरो से छोटा है, मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा अगर जीरो से बड़ा है। और प्रॉफिट फंक्शन के लिए हम डी स्क्वेयर प्रॉफिट बाई में डी क्यू स्क्वेयर इक्वल टू माइनस कैसे कन्फर्म करेंगे हम मैक्सिमम निकालने के लिए। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कैसे इसका जो डेरिवेटिव प्रॉफिट है उसमें हम रिचेस्ट पॉइंट को निकालते हैं, और ये दिखा हुआ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर किस प्रकार से हम एक नीचे से लेकर ऊपर तक के स्तर को पूरे को इंक्लूड करते हैं, जिसमें सेकंड डबल मेथड लगता है। कॉन्स्ट्रेनेट ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक प्रकार से अलग अलग इक्वेशन होती है, हमें उनको ऑप्टिमाइज लेकर जाना होता है। जैसे कि अगर अलग अलग हमारे पास अलग अलग चीज़ें फेस कॉन्स्टेंट एक प्रकार की बाधा होती है, तो बाधा को क्या दिखाया गया है, अलग अलग इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है। तो कॉन्स्टेंट में जो अलग अलग फंक्शन इक्वेशन होती हैं, फंक्शन होते हैं, उनको सोल्व करना, उसको मैनेज करना ही क्या है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है। तो इसके अलग अलग कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमें बेस्ट सॉल्यूशन के लिए इसकी जो लिमिट है उसको ध्यान में रखना भी होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, यूज्ड फॉर सिंपल कांस्टेंट, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर सिंपल सब्स्टिट्यूट मतलब सामान्य बाधाएं, सामान्य समस्याएं आती हैं जिनको सोल्व किया जाता है एक वेरिएबल को, और सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, जो भी चाहते हैं उस फंक्शन के अंदर। लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई टेक्निक में कंप्लायंस कांस्टेंट होते हैं, अलग अलग बाधाएं, अलग अलग इक्वेशन फॉर्म होती हैं, जिससे लैग्रेंजियन फंक्शन में कंबाइन की जाती है ऑब्जेक्टिव को और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे लैम्बडा के साथ सोल्व कर देते हैं। जो क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है लैम्बडा का, जो लैम्बडा है वो इंडिकेट करता है मार्जिनल इफेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर यूनिट चेंज जो भी चेंज होती है